हाय एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 3। ठीक है। सो इसके पहले मैंने सीबीएसई क्लास 11th सिलेबस अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस के ऊपर स्ट्रेट लाइंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किया है। पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जाना था एंड दूसरे वाले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट 8 डिफरेंट इक्वेशंस इन अ स्ट्रेट लाइन कि एक स्ट्रेट लाइन को आप 8 अलग अलग इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा जो हम लोग को दिया गया है। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने पहले के 2 वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करिए, पहले के 2 वीडियोस को देखिए। अगर 2 वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो कम से कम लेक्चर नंबर 2 को कवर करिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में आपको कुछ भी नहीं समझने आने वाला अगर आपने लेक्चर नंबर 2 को कवर नहीं किया है तो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया गया है तो आप उसको कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप उसको कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप उसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस। तो ये मेजरली ये 3 अलग अलग एरियाज के बारे में आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कशन। चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला कन्वर्शन कि मेरे को अगर दिया गया है जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म को जीएफ शॉर्ट में लिखते हैं। जीएफ का मतलब जनरल फॉर्म होता है बच्चा, और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो मेरे को अगर दिया गया जनरल फॉर्म और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा सर, हाउ विल यू डू इट। सबसे पहला चीज पता होना चाहिए जनरल फॉर्म कैसा दिखता है। जनरल फॉर्म आपका दिखता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका कैसा दिखता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका दिखता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जब कभी भी मेरे को जनरल फॉर्म दिया रहेगा, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्लोप फॉर्म में। एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका y एलएचएस में रहता है और वो अकेला रहता है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा। सो मैं बोल सकता हूं बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एक्स, या फिर एक्स का टर्म को पहले लिख लेते हैं माइनस ए एक्स माइनस सी, या फिर y इज इक्वल्स टू बी, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। सो दिस इज हाउ यू हैव कन्वर्टेड a GF into a slope intercept form, जहां पे माइनस ए बाई बी का मतलब क्या है, माइनस ए बाई बी का मतलब है आपका स्लोप, एंड माइनस सी बाई बी का मतलब क्या है, माइनस सी बाई बी का मतलब है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाइए जरूर बच्चा। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता, ठीक है, सो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और मेरे को बोला गया कि इस जनरल फॉर्म के इक्वेशन को कन्वर्ट करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है प्लस 3 एंड c का वैल्यू कितना है प्लस 5। ठीक है, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, माइनस a बाई b दैट इज माइनस 2 बाई 3, सॉरी माइनस 2 बाई 3 टाइम्स x प्लस माइनस c बाई d माइनस 5 बाई 3। That is our slope intercept form, and we have successfully converted the general form into a slope intercept form. क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा माइनस ए बाई बी आपका स्लोप होता है एंड माइनस सी बाई बी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। ये था हम लोग का सबसे पहला फॉर्म, जीएफ को कन्वर्ट करना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले कन्वर्शन की तरफ, जहां पे मेरे को कन्वर्ट करना रहता है जीएफ को किसमें, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट हो चुका है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, अच्छा सर जीएफ कैसा दिखता है, तो चलिए वापस से क्लैरिटी होना चाहिए मन में हर समय। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सर इंटरसेप्ट फॉर्म आपका कैसा दिखता है, ये दिखता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में आरएचएस में राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होता है एंड एक्स और वाई हमेशा अकेला होता है, डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई बी होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, ओके, तो कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो एक काम करिए, आप उस तरफ जो 0 है उस तरफ ये कांस्टेंट नंबर पे ले जाइए। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। अच्छा सर आपको आर एच एस में चाहिए रहता है 1, तो उसको -1 कैसे किया जाएगा, जब मैं डिवाइडेड बाय माइनस सी करूंगा। तो चलिए वो भी करते हैं। सो दोनों साइड डिवाइडेड बाय माइनस सी करेंगे, सो ए बाय माइनस सी टाइम्स एक्स, या फिर माइनस सी को सीधा ऊपर लिख दीजिए, माइनस को ऊपर लिख दीजिए, प्लस माइनस बी बाई सी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू 1।
चलिए आरएचएस का काम तो हो गया। अब एलएचएस की तरफ आते हैं। एलएचएस में मेरे को एक्स को ऊपर में अकेले रखना है, बाकी सबको मेरे को नीचे भेजना है। तो जब मैं एक्स को ऊपर रखने का कोशिश करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी is equals to 1, and that is how we have successfully converted gf into a intercept form। ठीक है, यहां पे माइनस सी बाई ए का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे ए का मतलब क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट होता था। एंड व्हाट इज दिस माइनस सी बाई बी, ये क्या है आपका, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। एंड सर अभी कुछ देर पहले भी हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला था, तो कुछ देर पहले आपने जो वाई इंटरसेप्ट निकाला था वहां पे देखिए, वहां पे भी ये माइनस सी बाई बी ही था। ठीक है, कुछ देर पहले आपने जो निकाला वहां पे भी ये माइनस सी बाई बी ही था, यहाँ पे भी आपका ये माइनस सी बाई बी ही आ रहा है। मतलब थिंग्स चेक आउट, मतलब वॉट एवर आई हैव डन सो फार इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो ये हमने कन्वर्ट किया एक जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसके ऊपर भी चलिए एक जल्द से जल्द क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन दिया रहता कुछ ऐसा, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 जनरल फॉर्म, और मेरे को बोला गया कि कन्वर्ट करिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए ए बी और सी क्या है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करिए, x डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए दैट इज माइनस 4/2 प्लस y डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी दैट इज माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 1। एंड इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो सिंप्लीफाई करके रखिए। सो x डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस y डिवाइडेड बाई माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 1। मेरे हिसाब से इतना ही चीजों को रखना सफिशिएंट होगा। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन जब कभी आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे घूम फिर के आप फिर यहीं पर आ जाओगे। तो पॉइंट क्या हुआ, ठीक है ना। सो ये हमने कन्वर्ट किया जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला कन्वर्शन दैट इज, सर जब कभी भी मेरे को एक जनरल फॉर्म दिया रहेगा, ठीक है, जीएफ को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो जीएफ को सर आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। नॉर्मल फॉर्म का कुछ और नाम आप लोग को याद है, यस दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, सो जीएफ होता है जनरली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, लेकिन नॉर्मल फॉर्म हमारा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, x टाइम्स cos अल्फा प्लस y टाइम्स sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो मेरे को ये दिया गया है और मेरे को कन्वर्ट करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, चीजें देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, सर कैसे आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो डेरिवेशन की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चीजों को लिखते हैं। सो जब कभी भी मेरे को जनरल फॉर्म दिया गया है उसको मेरे को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये मेरा, ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, सामने में आप साइन देने वाले हो प्लस या फिर माइनस, टाइम्स x प्लस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, सामने में फिर से आप साइन देने वाले हो प्लस माइनस x टाइम्स y इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर, सामने फिर से हम साइन देने वाले हैं प्लस एंड माइनस 3। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कुछ क्या सारे बच्चे ही बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, आपने क्या किया, यहाँ पे कॉस कहाँ है, साइन कहाँ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने किया क्या। ठीक है, चलिए, जब हम लोग बच्चा नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे थे ना, आपको दो प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया था जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में कवर किया। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये था कि लुक मैंने ये भी जो बनाया ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है। ठीक है, ये वाला भी नॉर्मल फॉर्म ही है जो मैंने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही था कि आपके आरएचएस में हमेशा आपका आरएचएस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आरएचएस इज द लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि सर आरएचएस में होता है पी एंड पी इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव सेंस नहीं करता, पी हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे देखिए ये जो सी दिया हुआ है, सी के सामने एक साइन नेगेटिव भी है। ठीक है, तो जब आप चीजों को सॉल्व करते रहोगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में मेरे को सी का वैल्यू या तो पॉजिटिव दिया रहेगा या तो नेगेटिव दिया रहेगा। सर क्या मतलब है इसका? ऐसा हो सकता है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? +4। या फिर ऐसा हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? -4। ठीक है, ये आपको इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि रूट ओवर के सामने जो प्लस माइनस दिया गया है, सर उसमें से कौन सा चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जब कभी भी आपका सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पॉजिटिव दिया रहता है तो आप क्या करोगे? रेडिकल साइन के सामने जो कुछ भी है आप उसमें लेने वाले हो नेगेटिव। ठीक है, समझिए, रेडिकल मतलब रूट ओवर। तो जब कभी भी आपका रेडिकल साइन दिया गया है उसके सामने आप लेने वाले हो नेगेटिव। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव कट जाएगा एंड फाइनली आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आरएचएस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो क्योंकि आपने यहाँ पे नेगेटिव लिया तो हर जगह भी आप नेगेटिव लोगे, इधर भी आप नेगेटिव लेने वाले हो एंड इधर भी आप नेगेटिव लेने वाले हो, हर जगह से पॉजिटिव साइन गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड वहीं पर तो यहाँ पे चलिए इसको लिख देते हैं। अगर सी का वैल्यू मेरे को इक्वेशन में पॉजिटिव दिया गया है तो हम क्या करते हैं? रेडिकल के सामने हम लेते हैं नेगेटिव साइन, देन टेक नेगेटिव साइन। वहीं पर अगर आपको सी का वैल्यू नेगेटिव दिया रहेगा तो सी के अंदर नेगेटिव है, फिर आप जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टेक द पॉजिटिव साइन। एंड साइंस आप हर जगह एक ही लोगे, हर जगह या तो आप नेगेटिव लोगे, हर जगह या तो आप पॉजिटिव लोगे। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट द जनरल फॉर्म इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब भी और भी बच्चों का डाउट है कि सर अब भी नहीं हुआ, यहाँ पे साइन का है, कॉस का है, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो सीधा एक आंसर लिख दिया। तो चलिए देखते हैं साइन कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स से ये सेम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो मेरे को इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और मेरे को बोला गया है ये जो नॉर्मल फॉर्म दिया गया है कन्वर्ट करिए इसको, सॉरी ये जो जनरल फॉर्म दिया गया है कन्वर्ट करिए इसको नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, सो क्लियरली मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ए बी और सी क्या है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए का वैल्यू है +2, बी का वैल्यू है +3 एंड सी का वैल्यू है +4। ठीक है, सीधा सा हम लोग इक्वेशन डालते हैं। इक्वेशन याद नहीं तो उसको बनाने का कोशिश करिए हर समय। सो हमेशा ए रहेगा अपॉन समथिंग टाइम्स एक्स प्लस बी रहेगा अपॉन समथिंग टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस सामने रह के सी रहेगा अपॉन समथिंग। ठीक है, अच्छा सर ये अपॉन समथिंग क्या हो जाने वाला है? अपॉन समथिंग आपका होने वाला है a² प्लस b² का रूट ओवर प्लस माइनस। ठीक है, ये है आपका अपॉन समथिंग। ओके, चलिए मैं इतना मेहनत क्यों करूं, इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके हर जगह चिपका देता हूं। ठीक है, चलिए ये बन गया मेरा इक्वेशन। वैल्यूज को पुट करते हैं। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ए की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ? 2। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे रेडिकल के सामने आप पॉजिटिव साइन लेंगे कि नेगेटिव साइन लेंगे? क्योंकि सी का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन वैसे का वैसा ही रह जा रहा है। ये नेगेटिव को हटाने के लिए आपको नीचे में नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो हर जगह रेडिकल के सामने आप लेने वाले हो नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए सो 2 अपॉन a² प्लस b² दैट इज 2² प्लस 3²। 2² होता है 4, 3² होता है 9। सो 9 प्लस 4 13। सो रूट ओवर ऑफ 13। ओके, सामने में माइनस टाइम्स x प्लस b विच इज 3 अपॉन माइनस रूट 13 टाइम्स y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन माइनस रूट 13। तो यहां से माइनस माइनस साइन आपका हो गया कैंसिल। सो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है? -2/√13x प्लस -3/√13y इज इक्वल्स टू 4/√13। ये आपने कन्वर्ट करने का कोशिश किया इन द फॉर्म दैट आई हैड गिवन यू। ठीक है, लेकिन क्या यहां से अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? नहीं। क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ है? क्योंकि बच्चा आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एंगल्स के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे एंगल्स के बारे में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजों को देखते हुए मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी एंगल, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म आपका क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म आपका कट 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 रिज्यूम। ठीक है, अच्छा बच्चा देखिए ये जो हमने निकाला
इसके बारे में एक चीज देखिए सर, क्या ये एक्चुअली सही मायने में ये आपका नॉर्मल फॉर्म है? यस। कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? दो प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए कि सर आपका ये जो आरएचएस है ये पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी मैच किया, यस किया। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है सर, एक्स और वाई के साथ जो कुछ भी कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर लेकर आप जब उनको ऐड करोगे तो वो 1 होना चाहिए। तो एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -2/√13, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/13। ठीक है। वाई के साथ कोएफिशिएंट है -3/√13, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/13। दोनों को ऐड करेंगे तो 13/13 होता है, विच इज इक्वल टू 1। सो यस सर, दूसरा वाला कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज इंडीड द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में चीजें कैसी थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। अब क्योंकि नॉर्मल फॉर्म मेरे को दिख रहा है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर कॉस अल्फा का वैल्यू ये है एंड साइन अल्फा का वैल्यू ये वाला है। ओके, this is the value for sin alpha. So finally what I can say, cos alpha is equals to -2/√13 and sin alpha is equals to -3/√13। एंड अगर किसी तरह आप अल्फा का वैल्यू यहां से निकालता हो, ठीक है, मैंने तो काफी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लिया जिसमें काफी डिफिकल्ट नंबर्स आ गए, लेकिन लेट से आपने इसको सॉल्व किया और आपको समझ में आया कि सर अल्फा का वैल्यू तो 30 है, तो आप अपने आंसर को कैसे लिखोगे? आप अपने आंसर को लिखने वाले हो x cos 30 डिग्रीज प्लस वाई साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 4/√13। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो कि जब कभी भी मेरे को एक नॉर्मल जनरल फॉर्म दिया रहता है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये था आपके कन्वर्शंस के बारे में। अब आते हैं कि सर डिस्कस करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, अगर आपका दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से, अगर आपके एक प्लेन में दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दिए गए हैं तो आप उनके बारे में क्या बोल सकते हो? ठीक है, चलो इसको समझने के लिए ना मैं लेता हूं दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस। एक हो गया मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी आप चीजों को करेंगे एंड आपको अगर दिख रहा है समहाउ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो आप यहां से क्या कंक्लूजन लेने वाले हो कि सर ये दोनों के दोनों लाइन तो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। तो अगर ये आपका ग्राफ है, ये आपका पहला लाइन है, तो दूसरा लाइन भी उसके ऊपर ही है सर, कोइंसिडेंट है। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं x और y के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए सर देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सर ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब बच्चा वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि दोनों का दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो ये लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी अगर आपको दिखाई दे a1/a2 है बराबर b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या कंक्लूजन रहेगा? यहाँ पे आप मेरे को बोलने वाले हो कि सर ये दोनों का दोनों लाइन तो पैरेलल है। ठीक है। एंड जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती है तो इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं तीसरे वाले सिनेरियो की तरफ। अगर आपको दिखाई दे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यहाँ पे आप मेरे को क्या कंक्लूजन बोलेंगे? यहाँ पे आप मेरे को यही बोलने वाले हो कि सर ये दोनों का दोनों लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, ये लोग एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड सॉल्यूशंस के बारे में आप मेरे को क्या बोल सकते हो? क्योंकि एक ही पॉइंट मैंने कहा तो आपका आंसर होगा सर देयर इज अ वन यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके साथ तीसरे में ये चीज हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आया कि सर एक यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद आप फिर से चीजों को चेक कर रहे हो और आपको ये भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि a1 को जब आप a2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और b1 को जब आप b2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, अगर आपको 0 मिल रहा है तो यहां से आप मेरे को क्या कंक्लूजन दे सकते हो कि सर ये दोनों का दोनों लाइन तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग सिनेरियोस हैं और परपेंडिकुलर होने का मतलब भी एक यूनिक सोल्यूशन है। तो ये चार अलग अलग सिनेरियोस के मदद से हम लोग
स्टडी करते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द लास्ट के दो फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ हैंड पिक्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ स्पेशली अलग से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, एंड उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना के मैं रिलीज करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये जा रहा है आपका एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा आपको दिया गया है एक रैंडम सा पॉइंट पी, चलो उसको पी नाम दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट पी दिया गया और मेरे को बोला गया है कि पॉइंट पी ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे कितना दूर है। ठीक है, हमेशा याद रखिए एक पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से ये वाला भी एक डिस्टेंस निकलेगा, ये भी एक डिस्टेंस निकलेगा। क्या दोनों डिस्टेंस सेम होगा? नहीं, दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर ए पी और बी पी को मैं कंपेयर कर रहा हूं सो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि सर बी पी ज्यादा है ए पी से। सो एक पॉइंट एक लाइन से बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंसेस पे रहती है, लेकिन जब कभी भी आपको इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन देता है आपको वो आपको हमेशा पूछता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। सो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई दिया कि एपी का लेंथ अलग है, बीपी का लेंथ अलग है, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है? शॉर्टेस्ट लेंथ इज दैट ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो मेरे को बोला गया है कि पॉइंट पी ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है इससे कितना दूर है, तो मैं निकालना चाहता हूँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से ए, तो ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, अगर ना दिया हो तब भी आप निकाल सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एंड लेट्स से आपको ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, पी के कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। तो ये जो डिस्टेंस जिसके बारे में बात किया जा रहा है विच इज d, ये डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं a टाइम्स x1, ध्यान दीजिए a यहां से आया, x1 यहां से आया, प्लस b टाइम्स y1, b यहां से आया, y1 यहां से आया, प्लस c। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, वो रिस्क नहीं लेने का बाबा, इसके लिए हम लोग ले लेंगे मॉड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके दैट्स इट, आ गया डिस्टेंस डी। ठीक है, कितना आसान था। ये सी कौन सा लोगे आप? यहाँ पे जो सी दिया गया आप ये वाला ही सी लोगे, नीचे में जो ए और बी क्या लोगे? आप ये वाला ही ए और ये वाला ही बी लेने वाले हो, सो नो चेंज। ठीक है, सो दैट इज हाउ हमने निकाला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, एंड मूव करते हैं लास्ट वाले सिनेरियो की तरफ। ओके, चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। लास्ट वाला सिनेरियो, तो एक कार्टेशियन प्लेन में आपको दिया गया है दो अलग अलग पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो अलग अलग पैरेलल लाइंस, ये आपको लाइन 1 दिया गया, लाइन 2 दिया गया, और आपको बोला गया कि ये दो अलग अलग पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालिए। अगेन कभी भी दो चीजों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो अगर आपको निकालना है ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो सर ये डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? लेट्स से इसको भी नाम देते हैं डी। ठीक है, ये डिस्टेंस को भी नाम दिया जाता है डी। ये जो दो अलग अलग लाइन दिया गया, लेट्स से हमको उसका इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन कैसा है सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया था कि जब कभी भी लाइंस पैरेलल होती है तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम होता है, c1 बाई c2 सेम नहीं होता, और उस वजह से देखिए मैंने भी जो इक्वेशन दो ठो बनाया वहां पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम ही आएगा आपका। ठीक है, इस वजह से a b b है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो जब कभी भी दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आपको दिए गए हैं, इसके बीच का आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे एक नया वाला, जो कि होता है c डैश माइनस c का मॉड, क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। दैट्स इट, सी। कितना इजी है। सी डैश कहां से है? सी डैश आपका आ रहा है यहां से, सी कहां से आ रहा है? वो आपका आ रहा है यहां से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई भी लीजिए, क्योंकि दोनों जगह ही ए और बी के वैल्यू सेम है। ठीक है, सो ऐसे निकाला हमने दो अलग अलग पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत हो गया हम लोग का डिस्कशंस बाकी चीजों का। सो वी विल स्टार्ट द डिस्कशंस ऑन द क्वेश्चंस, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमेशा मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए अगर आपको समझ में आया। हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून, बाय।